नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अपने अन्य राज्यों के नेताओं को भी दिल्ली में चुनाव प्रचार में लगाया हुआ है। हालांकि इस मसले को लेकर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि अगर 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी में काम किया होता तो अन्य राज्यों के नेताओं को दिल्ली नहीं बुलाना पड़ता। क्या सच है, क्या गलत, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए आप लोगों को भी दिल्ली में बुलाया है प्रचार के लिए, ताकि 15 लाख जो उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं उनको साधा जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं, डराती है। और कोई पहला चुनाव नहीं है। हम लोग क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा उत्तराखंडी प्रवासी हमारे दिल्ली के अंदर हैं, तो हम हर वर्ष चुनाव में आते हैं। एमसीडी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ हम लोग भेजते हैं। इसके पीछे का एक ही उद्देश्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के बड़ी संख्या में जब प्रवासी रहते हैं, हम उनके हित को भी जोड़ते हैं, उनके बारे में भी चिंता करते हैं। हम सबके आने का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर 10 वार्डों में अपने पर्वतीय मूल के हमारे उत्तराखंड के प्रवासियों को यहाँ पर टिकट दिया है। ये इस भाव को प्रदर्शित करता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवासी जो लोग यहाँ पर हैं, उनका भी दिल्ली के विकास में योगदान सिद्ध हो। इसके साथ साथ क्योंकि हम लोग अखिल भारतीय पार्टी हैं, अखिल भारतीय पार्टी होने के नाते मैं, क्योंकि वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी की लगातार सभाएं दिल्ली में चल रही हैं। मेरे भी कल 3 सभाएं थी, आज 3 जगह मेरा और जाना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग अपने उत्तराखंड के विकास कार्यों को भी मोदी जी द्वारा जो उत्तराखंड का बारे में जो उनका दृष्टिकोण है, खासतौर पर केदारनाथ की जो यात्रा बढ़ी है, बद्रीनाथ की यात्रा बढ़ी है, इसमें बहुत बड़ा योगदान देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है। और मोदी जी ने जो उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर विकास पहुंचाया है, उसी विषय को लेकर हम यहाँ की जनता को बताते हैं। अगर उनके पलायन के कुछ कारक रहे होंगे, उनके पलायन के कुछ कारण रहे होंगे, उसमें मुख्य कारण सड़क थी, आज हर गांव सड़क से जुड़ गया। मुख्य कारण स्वास्थ्य था। आज मैं कह सकता हूं देश के परिप्रेक्ष्य में कोरोना के बाद का हम चित्रण देखेंगे तो उत्तराखंड बाकी राज्यों से कोरोना से बचाव का स्थिति में रहा है। इसके साथ साथ आज कोई घर ऐसा नहीं, पहाड़ में बिजली सपना हुआ करता था, आज कोई घर ऐसा नहीं जहां गांव के अंदर बिजली ना हो, किसी हर घर में बिजली है। गैस का महिलाओं के लिए पहाड़ के अंदर पर्यावरण बहुत बड़ा महत्व रखता है। हम लोग पूरे विश्व को ऑक्सीजन देते हैं। ऐसी स्थिति में पर्यावरण के वृक्षों को काटने के बाद लकड़ी से भोजन पकता था। आज मोदी जी के द्वारा हमारे उत्तराखंड की एक एक बहन के घर में गैस का चूल्हा दिया हुआ है। तो ये सारे विषय जब जनता के बीच में बोलते हैं तो उनको पलायन का वो दुख दर्द कम होता है। और हम आह्वान भी करते हैं, ठीक है आप आज दिल्ली में आप मतदाता हैं, लेकिन आपकी अपनी संस्कृति से जुड़ाव बना रहे। और आज जुड़ाव बढ़ने के लिए, उत्तराखंड के प्रति जो अच्छा भाव लाने के लिए जो मोदी जी के प्रयास हैं, वो प्रयास दिल्ली के अंदर भी हमको ऋण चुकाने में लगना पड़ेगा। और हमने कहा आह्वान किया अपने उत्तराखंड की पूरी यहाँ की जो हमारे प्रवासी, हमने उनसे कहा है कि उत्तराखंड के विकास जिस गति से बढ़ा है, उस गति का विकास अगर दिल्ली के अंदर नीचे स्तर तक भी लोग चाहते हैं तो पंचायत की सरकार हो, वार्ड की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए। इसलिए हमारा प्रत्येक, हम लोग पिछले 15 दिन से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और 2 तारीख तक जब तक प्रचार समाप्त नहीं होता हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर रहेंगे। घर घर जा रहे हैं, डोर डोर जा रहे हैं और एक माहौल आज पूरे दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बन गया है और हम अच्छे बहुमत के साथ दिल्ली एमसीडी चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए यदि सत्ता में एमसीडी में आती है तो किस तरह बेहतर हो सकती है। क्या आपको लगता है कि आप लोग उनको मना पाएंगे, क्योंकि 15 सालों से उन्होंने देखा है? देखिए, निश्चित तो मना पाएंगे कि वो हमारे यहाँ की जनता भी जानती है, समझ रही है आखिर कथनी करने में किनका अंतर है। कुछ लोग तो इसलिए सत्ता में आ जाते हैं कि केवल बोलना, धरातल में दिखता नहीं है। आज अगर दिल्ली का चौमुखी विकास देखेंगे, कभी हमने इसी दिल्ली की कल्पना नहीं की थी। आज दिल्ली से हरिद्वार, देहरादून हरिद्वार जाने में मात्र 3.5 घंटा लग रहा है। इतने फ्लाईओवर बन गए हर क्षेत्र में। रेलवे का क्षेत्र देखिए आप जो हमारा हवाई सेवा का क्षेत्र देखिए आप, इन सब में जो गुणात्मक वृद्धि हुई है, इससे यहाँ की जनता उत्साहित है
केवल गुमराह करके और इस प्रकार से कि भाई वोट पाने के लिए वो सब चीज़ें बोल दो जिससे देश की अर्थव्यवस्थाएं भी खराब हों, ऐसे नेतृत्व को उत्तराखंड की जनता भी समझती है। और मैं कह सकता हूँ कि एमसीडी के चुनाव में इस बार ऐसा परिणाम आएगा जिसकी कल्पना यहाँ दिल्ली के लोगों ने भी नहीं की होगी। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत हो गया। आप राष्ट्र विरोधी चीज़ों को खड़ा कर कर, आप तुष्टीकरण के माहौल को खड़ा करके, आप अनावश्यक रूप से अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करने के आगे साजिश क्या है? हम किस बात के विरोधी नहीं, गरीब को फ्री नहीं, हम भी देते हैं। गरीब व्यक्ति के बारे में अगर मोदी जी ने अन्न योजना फ्री किया तो कोरोना काल में किया, आवश्यकता है। हर नागरिक के घर में चूल्हा जले, कोई भूखा ना सोए, ये सारा विषय है। लेकिन हर चीज़ को आप केवल सत्ता के दृष्टिकोण से देखेंगे और देश भाव आपके मन में नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था का भाव नहीं होगा। आज मैं ये नहीं कहता, व्यक्ति को अगर अपाहिज करना है तो आप फ्री में सब कुछ दे दीजिए, लेकिन आखिर देश के नागरिक की भूमिका को कौन बताएगा? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, केजरीवाल अपने आप को इतना पढ़ा लिखा बताते हैं, इतना बड़े व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, लेकिन आखिरकार प्रदेश की स्थिति उन्होंने क्या खड़ी कर दी है? क्या स्थिति आज की तारीख में? अगर मैं इस बात का पक्ष, आप ठीक है कम करिए, आप उसको छूट दे सकते हैं, उस लाइन में आप सोचिए, जो हो सकता है उसको करना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन आप समाज के अंदर ऐसा भाव जागृत करके कि हम आपको सब कुछ, तो आप क्या कर रहे हैं? फ्री देने के पीछे का भाव कम करिए, छूट दीजिए, ये भाव ठीक है। लेकिन अपाहिज करने, दिल्ली की जनता को अपाहिज करने का जो भाव खड़ा हो रहा है वो देश के लिए अहितकारी है। और कई बार शंका होती है कि ऐसे लोग कहीं विदेशी षड्यंत्र के शिकार तो नहीं हो गए? विदेशी षड्यंत्र की भूमिका तो स्थापित हो रही है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर वो स्थिति निर्माण हो रही है। और इनके आखिर पैसा आ कहाँ से रहा है? ये व्यवस्था आ कहाँ से रही है? इनके हर नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे शराब का व्यवसाय रहा हो, चाहे कई सारे उदाहरण आप सब दिल्ली के लोग जानते हैं। ये सारे विषय क्यों खड़े होते हैं? ये सारे विषय इसलिए खड़े होते हैं जब विदेशी शक्तियां इस प्रकार के माहौल को देश के अंदर स्थापित करती हैं, और अनेकों दल हो सकते हैं जो इन शक्तियों के आगे नतमस्तक हैं और देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी भी आम आदमी का अनुकरण कर रही है। अब आप लोग भी बेटियों को अपने संकल्प पत्र में आपने कहा है कि साइकिल फ्री में देंगे, हर गरीब को मकान देंगे, जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, ये भी तो फ्री है। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर हमने किसी बालिका को फ्री साइकिल देने की बात की है तो एक पक्ष है। अब पर हर महीने, अब एक बार किसी को मकान दिया तो एक बार दिया ना आपने, साइकिल दी तो एक बार दी ना आपने, ये ठीक है। आपके पास फंडिंग है, आप पे पैसा है, आप उसका किस रूप में प्रयोग कर सकते करिए, करना चाहिए गरीबों के लिए। वो सारे, प्रधानमंत्री सड़क योजना है तो वो भी बन रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना तो वो भी बन रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था इकट्ठा होकर आप क्या दे रहे हैं ये पक्ष अलग है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को ही आप खराब कर दें, जहाँ से सरकारी तंत्र में जो आय अर्जित होती है उस आय पर तत्काल ब्रेक लगा देंगे तो कल के दिन हम देंगे क्या? आप ना सड़क बना पाएंगे, ना आप आवास बना पाएंगे। आखिरकार जनता ही सहयोग करती है सरकारी तंत्र को स्थापित करने में, सरकार की धनराशि को इकट्ठा करने में। तो सबसे बड़ा योगदान होता है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आजकल बहुत से ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनके आधार पर जनता अपना सहयोग करती है। जो है वो देते हैं, जिन पे है वो देते हैं, क्यों? आखिरकार विकास सब चाहते हैं, देश का प्रत्येक नागरिक विकास चाहता है। तो इसके आधार पर जनता द्वारा जो एकत्रित आय है, उस आय पर आप पे अच्छी आय हो जाए, उससे आप आवास दीजिए। आप एक बार में एक बेटी को साइकिल तो मना नहीं है, आप सौर ऊर्जा के अपने प्लांट दीजिए जिससे व्यक्ति अपने घर पर सौर ऊर्जा लगा के अपनी बिजली जनरेट कर जाए। ये चीज़ें संभव हैं, लेकिन आप तय करें कि बिल आएगा हम बिल लेंगे ही नहीं, ये ठीक नहीं। हाँ, छूट दीजिए, हमने भी दिया उत्तराखंड के अंदर, हर राज्य देता है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का वो केंद्र है, उस अर्थव्यवस्था के केंद्र को समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था केंद्र अगर दूषित होगा, खराब होगा, तो अगर हमारे उत्तराखंड की आय आज लगभग 12%, 0% पे, -0 पे थी, आज 12.5% पे हम अपनी अर्थव्यवस्था को ले गए उत्तराखंड की। तो इस राज्य की स्थिति मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आशय क्या है, इसको संभालना पड़ेगा। और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अपेक्षाएं होती है लोगों की, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि खासतौर पे आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें, वो कहते हैं कि हम फ्री देते हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन खुद जब देते हैं तो वो रेवड़ी नहीं। तो दोनों में फर्क, मैं बता रहा हूँ फर्क क्या है। ऐसा होता है,
सरकार की आय सरप्लस हो जाए तो उन चीज़ों को तय करती है, वो देती है। टैक्स छोड़कर टैक्स में छूट दी जा सकती है, बिजली की बिलों में छूट दी जा सकती है कि कल के दिन आय अगर कम होगी तो आप ना आवास दे पाएंगे, ना सड़क का निर्माण कर पाएंगे, ना आप बेटियों को साइकिल दे पाएंगे। आप एक बार में क्या अपने समाज के गरीब लोगों को देश को देना चाहिए, आपत्ति नहीं है, कौन मना कर रहा है। सरप्लस तो आप सरप्लस देश की अर्थव्यवस्था को सरप्लस होने से रोक रहे हैं। आप कल के दिन आप कहेंगे साहब हम दिल्ली में किसी इनकम टैक्स नहीं लेंगे, कल के दिन आप कहेंगे साहब हम ये जो और टैक्सेस हैं सब माफ़ कर देंगे, जीएसटी नहीं लेंगे। ये एक पक्ष विषय मेरा आशा कहने का ये है कि सरप्लस से किया गया जो डोनेशन है, सरप्लस से किया गया जो गरीबों का सहायता है, वो अलग पक्ष होता है, लेकिन लोगों को अपाहिज करना, टैक्सों से वंचित करना, ये कम से कम देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, 12 वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, जिसमें है कि हाउस टैक्स कम करेंगे, इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे, प्रॉपर्टी लाइसेंस को रद्द किया जाएगा ताकि लोग आसानी के साथ व्यापार कर सकें, पूर्वांचल के लोगों को साधने के लिए छठ घाटों की मरम्मत और भी बेहतर बनाने का वादा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि 15 सालों से भी आप लोग ही एमसीडी में थे, तो क्या किसी ने रोका था ये सब करने से? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। वो जब राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव वर्ष आता है तो जो चीज़ छूट गई उसके लिए प्रेशर मेंटेन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने जितनी बातें बोली होंगी सब कर दी होंगी, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि आखिरकार हम जितने विषय को बोलते हैं, संकल्प पत्र के माध्यम से बोलते हो चाहे घोषणा पत्र के माध्यम से बोलते हैं, उसमें हम 95% ज़्यादा काम उस समय का घोषणा पत्र कि जितने वादे होंगे हमने पूरे किए होंगे। आज जो हम कह रहे हैं उनको हम आगे पूरा करेंगे, लेकिन वो लोग भी तो हैं जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़े और प्रदेश के सरकारों में रहे, उनके घोषणाओं की स्थिति क्या है आज की तारीख में? कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कहाँ धरातल पे है, ये विषय भी तो जनता समझती है। आज का मतदाता बहुत बुद्धिजीवी है, वो चीज़ों को समझता है, वो ये भी जानता है कि आखिरकार विकास भाषणों से नहीं होता है, विकास जब आंखों से दिखने लगता है उस विकास पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। और मैं कह सकता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो विकास देश के नागरिकों ने देखना है, देश की जनता ने देखा है, वो धरातल पर उतर रहा है। इसलिए पूरे देश के अंदर मोदी में भारतीय संस्कृति हो रही है। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। MDH सुपर हींग जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। सच सच MDH। अप्पा और अम्मा आ रहे हैं, इडली सांभर बनाकर रखो।
अब इतनी जल्दी सांबर कैसे बनाऊं? और सांभर बनाना बहुत ही आसान। उबली सब्जियां और दाल मिक्स करिए, MDH सांबर मसाला डालिए, टेस्टी सांभर तैयार। बहुत ही आसान। और टेस्टी भी। MDH सांबर मसाला, अब सांबर बनाना बहुत ही आसान। मसाले सच सच MDH। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। मसाले सच सच MDH। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में हैं। लगातार वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसभा के दौरान उन्होंने एक बयान दिया राहुल गांधी को लेकर कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी के बढ़ती हुई दाढ़ी से चिंता है या फिर बढ़ती हुई लोकप्रियता से? देखिए, ऐसा होता है कि मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मोदी जी का स्वरूप, चाहे वो बाह्य स्वरूप हो चाहे आंतरिक स्वरूप हो, उसको समझने में राहुल गांधी जी ने बहुत विलम्ब कर दिया। आज भी नहीं समझ पाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में पुष्कर जी का बयान रहा होगा कि दाढ़ी बढ़ाने से, ठीक है मोदी जी की दाढ़ी है ना, बाल लंबे भी हैं, हो जाए कुछ दिन बाद आपको राहुल जी के बाल भी लंबे दिखाई दे दें, विषय नहीं। उनका आशय ये था कि इन सब स्वरूप को खड़ा करने से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उसके लिए आंतरिक भाव को भी समझना पड़ेगा, जो कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं देता है। आशय ये है, आशा ये नहीं, हम नहीं कहेंगे। मैं तो कहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वरूप में भी मोदी दिखना चाहिए, आंतरिक भाव में मोदी दिखना चाहिए, और उस दिशा में अगर राहुल गांधी बढ़ रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि देखा जाए अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने भी एक बयान दिया, राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी। और यही वजह है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है। अब एक मुख्यमंत्री ने कुछ और बोला, दूसरे ने कुछ और कहा। ये तो स्पष्ट राहुल गांधी को करना पड़ेगा कि उनकी दाढ़ी किसकी है, मोदी जी की दाढ़ी है कि दूसरी की दाढ़ी है। ये राहुल गांधी, भाई इतने आपने दो मुख्यमंत्री इसमें इंगित किए हैं अपने प्रश्नों में, एक पुष्कर धामी जी, एक आपने वहाँ के मुख्यमंत्री का चर्चा की है। तो मैं कह सकता हूँ ये अब इसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा कि ये दाढ़ी है किसकी। अपनी भी दाढ़ी बता सकते हैं, क्लियर करना। लेकिन अच्छा लगा मुझे कि एक राष्ट्रीय पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता और वो आज अपने स्वरूप में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। केवल स्वरूप बदलने से संभव नहीं है, आपको विचारों के अंदर भी राष्ट्रवाद लाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि उत्तराखंड की बात करें, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, आमतौर पर देखने को मिलता है कि संगठन में मतभेद रहता है। सरकार और संगठन में समन्वय बना रहे, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो विषय बहुत प्रकार के आते हैं, और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जहाँ पर कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम भी करता है, अपने विषय को भी रखता है। जहाँ तक उत्तराखंड के अंदर बहुत से विषयों का विषय, मैंने कल भी इसकी चर्चा की है कि आज के पोर्टल के युग में और भिन्न भिन्न जो चैनल हो गए हैं, इनके युग में चैनल क्या दिखा रहा है, क्या दिखाना चाहता है, एक पक्ष है, हमारे नेता का मंतव्य क्या दूसरा पक्ष है। इसलिए हमने अपने नेताओं से कहा है कि मंतव्य को पार्टी स्तर पर आपको बताना पड़ेगा। आज मंतव्य का महत्व है, आज मंतव्य का महत्व है, पोर्टल के समाचार का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्योंकि जिस मंतव्य की बात आप कर रहे हैं, कुछ दिन पहले देखने को आया कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, तो ये जिस तरीके से पार्टी फोरम से बाहर जाकर ये नेता बयान दे रहे हैं, इसके लिए क्या आप लोग विचार कर रहे हैं कि सबसे पहले तो पार्टी फोरम के अंदर ही बातचीत हो? देखिए, मैं दोनों से मिला हूँ, मैंने जो मंतव्य की जो बात की उसी आधार पर की है। उनका मंतव्य ये नहीं था जो आया है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, आज के जो चैनल युग है, खासतौर पर पोर्टल का, एक समाचार को 3 बार बदला जाता है। पोर्टल ने सुबह कुछ और दिया, आधे घंटे बाद नाम गलत छप गया तो नाम की चेंज कर दिया। तो ये आज के जो युग में पोर्टल संस्कृति जो समाचार पत्रों की बन गई है, पोर्टल जो न्यूज़ का माध्यम बन गया है, उस पर मंतव्य का बड़ा प्रभाव रहेगा। और हमने अपने नेताओं से बात की है और उन नेताओं ने कहा कि हमारा कहने का मंतव्य ये नहीं था। इसलिए स्वाभाविक में फिर हाँ, ये बात आपकी सही है, कोई विषय जो होता है, वैसे तो हमारे यहाँ पार्टी में पार्टी फोरम ही होता है जहाँ लोग बोलते हैं
और लेकिन अच्छा आपका, मैं इस बात से सहमत हूँ, हमारा नेतृत्व भी सहमत है। हर कार्यकर्ता को अगर मन की पीड़ा भी है तो परिवार है ना, पहले परिवार के मुखिया के बीच में रखनी होगी, वहीं से समाधान निकलेगा। समाचार पत्रों में बयान देने से कोई समाधान न कभी निकला न कभी निकलेगा। इसके अलावा अगर पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज्य में एक राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको लेकर न्याय विभाग ने अब यूटर्न लिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस नहीं ली जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बयान दिया है, जिसमें कहा है कि पुष्कर सिंह धामी अब तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, जिससे भय होता है ना, उसको कमजोर दिखाने का अपोजिशन प्रयास करता है। सच्चाई है कि पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद जिस कड़ाई के साथ ऐसे विषय, भ्रष्टाचार के विषय हों चाहे अपराध के विषय हों, जिस कड़ाई के साथ उन पर कार्रवाई हो रही है वो अभी तक नजीर सिद्ध हुई है। 2000 में राज्य बन गया था, अनेकों घटनाएं हुई, एक बता दे कोई जेल गया हो किसी अपराध में? हर बार नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, कोई बता दे कभी कार्रवाई हो? अनेकों बहनों के साथ अत्याचार हुए कांग्रेस शासनकाल में, 6-6 महीने 8-8 महीने तक गिरफ्तारी नहीं होती। आज 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। षड्यंत्रकारी जेलों में पड़े हुए हैं। ये कहने का आशय है कि जब भय होता है ना, तो भय के आधार पर अपोजिशन का बयान यही होता है। और मैं कह सकता हूँ कि नजीर सिद्ध हो रही है। छोटा राज्य हमारा, देवभूमि, एक और मात्र शक्ति के बल पर ये राज्य बना है। कहीं भी भविष्य के अंदर कोई इस प्रकार का जघन्य अपराध करने का प्रयास नहीं करेगा। और मैं दिल्ली के उपराज्यपाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी एक बेटी के साथ ये अपराध हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद अनिल बलूनी जी, हमारे जितने वरिष्ठ नेता थे, उन सब ने उपराज्यपाल जी से अनुरोध किया और आज वो पिटीशन भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए राजी हो गए। तो बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम हर एंगल में इन अपराधों के साथ के खिलाफ, उनके जो दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार और संगठन उस परिवार के साथ खड़ा रहता है। ये पहली बार नज़ीर सिद्ध हुई है राज्य के अंदर। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के बनने के बाद अपराध में अंकुश लगा है। हमारे राज्य के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में जो अपराध होते थे, उन सब अपराधों में एक अंकुश लगा है। और ये एक नज़ीर बनने वाली है भविष्य में। उत्तराखंड छोटा राज्य, हमारे 1,35,00,000 हमारी टोटल आबादी है, तो उसमें भी भय का वातावरण और इस प्रकार अपराधों को खड़ा करना, ये अगर किसी ने हिम्मत जुटाई तो पुष्कर धामी ने उठाई। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी ओर हरीश रावत भी पद यात्रा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जिस राज्य में जा रही है वहाँ कांग्रेस टूट रही है। अनेकों नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो क्योंकि पूरा मीडिया जगत इस बात को जानता है। जहाँ तक उत्तराखंड का विषय है, तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। आज कांग्रेस के अंदर भी कौन नेता है, इसका युद्ध, उनका आंतरिक द्वंद्व चल रहा है। प्रीतम सिंह जी की रैली निकली, उन्होंने बीजेपी का आह्वान किया, आप भी आइए। आइए का आशय क्या था? आखिर बीजेपी के विकास से वो सहमत हैं और भाजपा का विकास सहमत, तो तभी तो भाजपा के लोग बुला रहे होंगे। उनका अपना द्वंद्व रहा। हरीश रावत जी, वहाँ हरीश रावत जी नहीं गए, करण मेहरा जी नहीं गए। हरिद्वार के अंदर हरीश रावत जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, वहाँ प्रीतम सिंह नहीं गए। अभी और निकलेंगे। क्यों? जब अपने दल के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जब व्यक्ति को रास्ते नहीं मिलते हैं, तो फिर अब हो सकता है कि हरीश रावत जी सीपीएम वालों को बुला लें, बसपा वालों को बुला लें, कि भीड़ तो करनी है ना। प्रीतम सिंह बीजेपी वालों को बुला रहे हैं, हरीश रावत जी बसपा वालों को बुला रहे हैं, दूसरे दलों के लोग बुला रहे हैं। तो अपने केवल आशय क्या, अपने आप को स्थापित करने के लिए कि आखिर नेतृत्व विहीन कांग्रेस में नेता कौन है, कार्यकर्ता किसको नेता माने, ये दृष्टिकोण से कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं, इतना मतलब एक प्रकार से ऐसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि रहते कार्यक्रम में दिन में यहाँ रहते हैं, शाम को वो बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं। और एक शब्द प्रयोग किया जो हमारे दल के अंदर विषय आता नहीं है, गर्लफ्रेंड। तो यार कांग्रेस के अंदर बहनों के बारे में इस प्रकार की धारणा अगर कांग्रेस का अध्यक्ष रखता है तो मानसिकता सोचिए ना क्या है। हमारे बहन की दृष्टि से बहन कार्यकर्ताओं को देखा जाता है। आखिरकार आपने जितनी कांग्रेस के अंदर बहनें हैं उनका अपमान किया आपने।
कार्यकर्ता शब्द है, बहन शब्द है, ये हमारा एक संस्कृति का उदाहरण है। देवभूमि के अंदर आप कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को किसी गर्लफ्रेंड बता रहे, इस प्रकार का जो स्थिति खड़ी करना है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है, दल पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और इस प्रकार का जो विषय निकल कर आते हैं ये एक प्रकार से पराजय का द्योतक है। और मैं कह सकता हूँ आने वाले नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव और लोकसभा की 5 लोकसभाएं हैट्रिक हम इस पर बनाने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस दिनों दिन उत्तराखंड में कमजोर हो रही है? हाँ, अभी हरिद्वार का चुनाव हुआ, कांग्रेस के तो वहाँ विधायक थे ना, हमसे ज़्यादा विधायक थे, लेकिन जब नीचे तक गांव तक लोगों को लगा कि कांग्रेस गुमराह करती है लोगों को, अभी हम सत्ता में आएंगे इसका एक मैसेज दिया, पहली बार उत्तराखंड की जनता ने उस मिथक को तोड़ा है और पुष्कर सिंह धामी जी को तो श्रेय जाता है। वो मिथक तोड़ा और पहला चुनाव उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले के अंदर नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। आप आश्चर्य करिए, भारत के लोकतंत्र के अंदर भी ऐसा कोई जिला शायद ही होगा जहाँ के सारे ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते हों, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध जीते हों। इसका आशय क्या है? हरिद्वार हरि का द्वार है तो देवभूमि का द्वार कहलाता है। वहाँ का मैसेज पूरे राज्य के अंदर जाएगा और हम अधिकतर स्थानों पर हमारे लोग का जब विपक्ष खड़ा ही नहीं होगा तो हम निर्विरोध जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उत्तराखंड में उनका विशेष ध्यान रहता है, खासतौर पे अगर केदार धाम और बद्रीनाथ धाम की हम बात करें। जो भी केंद्र सरकार के जरिए योजनाएं चल रही हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे उत्तराखंड को कितना फायदा होगा? देखिए, मैं तो हर जगह एक बात को बोलता हूँ कि मोदी जी का जन्म गुजरात में भले ही हुआ हो, आत्मा तो उनकी उत्तराखंड में बसती है। और मुझे इस बात को एक कहते हुए खुशी है कि आखिर उत्तराखंड हमारा बहुत छोटा राज्य है, आर्थिक संसाधनों का विकसित करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। सड़कें भी अब पहुंची हैं, रेल भी अब जा रही है, मोदी जी की कृपा से दूरसंचार गांव-गांव तक पहुंचा है, तो सारे विषय। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का जो आर्थिक क्षेत्र है वो केवल तीर्थाटन है। पर्यटन के बहुत आयाम हो सकते हैं, लेकिन तीर्थाटन हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है आर्थिकी का। और उस आर्थिकी के क्षेत्र को इस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। केदारनाथ का भव्य मंदिर, बद्रीनाथ के लिए धनराशि आ गई है, अनेकों मंदिरों में अपनी ट्रोलियों के माध्यम से अब यात्रा होंगी। ये सारे विषय जो खड़े हुए हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उसका एक गुणात्मक नज़रिया, गुणात्मक सुधार हमने देखा भी है। अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में जितनी यात्रा इस वर्ष चली है ये पहले कभी नहीं चली थी। और मैं कह सकता हूँ अभी कनेक्टिविटी के माध्यम से भविष्य के अंदर रेलवे का हो जाएगा, ऑल वेदर रोड हो जाएगा, सीमा दर्शन मार्ग हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि भविष्य के अंदर पूरे विश्व के लोग का सबसे पसंदीदा अगर कोई क्षेत्र होगा धार्मिक दृष्टिकोण से तो वो उत्तराखंड होगा, देवभूमि होगी। और उसको स्थापित करने में, उसको एक प्रभावशाली स्थान देने में सबसे बड़ी भूमिका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है। और हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति कि हर वर्ष उनका आना और शिवालय में भगवान शंकर का आशीष लेकर और देश के विकास में उनका जो प्रयास है और फलीभूत हो रहा है, ये हम सब के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और हम तो हर बार, मैं तो इस बार उनके साथ माणा जैसा गांव, अंतिम गांव, उत्तराखंड का अंतिम गांव, उस माणा के अंदर जिस प्रकार से पूरी जनजाति, वो तो तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है, तिब्बत बॉर्डर के माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ माणा गांव में उनकी सभा में आई थी, वो देखने लायक दृश्य था। भाव था कि पहला कोई व्यक्ति है जिन्हें द्वितीय पंक्ति सीमा पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो द्वितीय पंक्ति के सैनिक होते हैं। द्वितीय पंक्ति के सैनिकों का सम्मान देने का काम अगर किसी मोदी जी ने किया। आज सीमा दर्शन यात्रा की बात चल रही है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ तक जैसे हम बाघा बॉर्डर पर जाते हैं ऐसी तिब्बत की उस सीमा तक, और जहाँ चारों ओर ईश्वर के दृश्य दिखाई देते हैं, अनेकों ऐसी बर्फ से श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। और जब आप जाते हैं ऊपर से आप तिब्बत को देखते हैं तो भाव जाता है कि हमारा ही है, तिब्बत भी हमारा ही है। ये भाव समाज के अंदर खड़ा हो और धीरे धीरे तिब्बती समुदाय के लोगों को भी लगे कि भाई भारत के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो खड़ा होगा, तो भारत पुनः अपने जो विश्व गुरु का जो हमारा स्थान है उसको स्थापित करने में खड़े होंगे। आखिर क्या हमारे लोगों ने। आखिरी सवाल,
भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, खनन माफियाओं की बात करें, तो कानून का शिकंजा उस तरह से उनके ऊपर नहीं लग पाया जैसा अंकुश होना चाहिए। क्या ये माना जाए कि खनन माफियाओं को आज भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे पे खनन का स्कोप ही कितना है। उत्तराखंड के भी जितने अपने जो काम चलते हैं इंडस्ट्री के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में बहुत सीमित स्थान है। उस स्थान पर इस प्रकार हर बार प्रयास होते हैं, हमने किए भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत दृढ़ता के साथ उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। ऐसे विषय जब भी निकल कर आते हैं उनको भी सजाएं दी जाती हैं। अभी तो करने को हमने तो 3 साल तो खनन पूरा बंद रखा, क्योंकि आखिर हमारे यहाँ देवभूमि जो गंगा यमुना सरस्वती है उस पर खनन की भी सीमाएं हैं, कितनी दूरी तक खनन कर सकते हैं। बाद में भी दिक्कतें भी आई हैं, लोगों के जो कल कारखाने चल रहे थे, जो उद्यम चल रहे थे, उन उद्यमों को जो आवश्यकता, जो मटेरियल चाहिए, उसकी दिक्कतें पैदा होने लगी। तो हम हर विषय पर देवभूमि के अंदर अपने खनन के मापदंड को कभी सुधारते हैं, कभी माने को जो उसमें सुधार करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस प्रकार का तथ्य जब विषय बचता नहीं, आज का भ्रष्टाचार के विषय क्या है, शराब और खनन। और आप देखेंगे तो हमारे राज्य के अंदर बाकी राज्यों की तुलना में आप कल्पना करेंगे तो उत्तराखंड इन सब बुराइयों से बचा हुआ है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।